हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर। चैप्टर 1 हमारा है फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, जैसे जनरली ये बात कही जाती है क्यों है कि ये जो चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमें ये चैप्टर बताता है कि आने वाले 2 साल में 12th 11th और 12th दोनों मिलाकर 2 साल में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उस फिजिक्स में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो बेसिकली चैप्टर में ये बताता है कि हमारी फिजिक्स है क्या। आज लेक्चर में हम स्टडी करने वाले इन टॉपिक्स पर बार नजर डाल देते टॉपिक्स पर। हम स्टडी करेंगे आज की आखिर फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तक हमारा एनसीईआरटी यूज करती है साइंटिफिक मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स कौन कौन से हैं, और आज का आखिरी लेक्चर इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक हमारा होगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन फिजिकल वर्ल्ड। आप सभी लोग अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स है क्या फिजिक्स? तो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं समझते हैं कि फिजिक्स मतलब मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस आपने सुना ही होगा, कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह का मैथमेटिकली करके सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप समझते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फिजिक्स कितनी सिंपल है। इस चैप्टर में समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। इस टॉपिक में देखिए क्या है फिजिक्स, समझते पहले। देखिए, फिजिक्स फॉर्मूले नहीं, फिजिक्स नियम है, इस नेचर के नियम है, वो लॉज हैं जो इस नेचर में होने वाली सारी घटनाओं को, जितनी भी आप घटनाएं देखते हैं, जितने भी फिनोमेना आप नेचर में देखते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं लाइट की हेल्प से, साउंड में आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, साउंड आप यहाँ पर बोर्ड पर कुछ भी लिख रहे हैं, आपको ये विजिबल हो रहा है। जो भी चीज़ आपके आसपास होती है, आपको गर्मी लगती है, आप फैन स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलता है, फिजिक्स है। फिजिक्स से अब आपको पंखा चल रहा है, अगर आपको पसीना आ रहा है उससे आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा, नॉर्मल केस में पंखा चल रहा होगा तो उतना ठंडा फील नहीं होगा। सब कुछ फिजिक्स है। बिजली का चमकना, बारिश का होना, आंधी का आना, तूफान, ये सारी चीज़ें फिजिक्स हैं। अर्थक्वेक वगैरह का होना, आपके आसपास जितने भी फिनोमेना होते हैं फिजिक्स में, इस पूरी नेचर का चलना फिजिक्स। बेसिकली क्या है फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम कह सकते हैं फिजिक्स वो लॉज हैं, लेकिन इस बात को physics are the laws that governs all natural phenomena। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स वो लॉज है, वो नियम है फिजिक्स जो इस नेचर में होने वाले सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करा सकते हैं, जो इस नेचर में होने वाले सारे फिनोमेना को गवर्न करते हैं। ठीक है, क्या है फिजिक्स? आप कह सकते हैं इस तरह से, फिजिक्स इज अ सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ नेचर। क्या है फिजिक्स? नेचर की स्टडी, नेचर में नेचर एंड इट्स फिनोमेना एंड इट्स फिनोमेना। नेचर और इसमें होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, घटनाओं की स्टडी करना है सिस्टमैटिक वे में। घटनाओं को स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स का। सिस्टमैटिक से मतलब है एक साइंटिफिक तरीका होता है, फिर एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसके जरिए हम फिजिक्स, जिसके जरिए हम नेचर को स्टडी करते हैं। तो वो साइंटिफिक मेथड क्या है, किस तरह से हम लोग फिजिक्स में होने वाले, नेचर में होने वाले फिनोमेना को स्टडी करते हैं, कैसे उसको फिजिक्स के अंदर हम लेकर आते हैं, ये समझेंगे कि आपकी साइंटिफिक मेथड है क्या।
तो कौन सा सिस्टमेटिक वे है जिससे हम फिजिक्स, जिससे हम नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में इतना ही आपको लिखना है। फिजिक्स क्या है, सिंपली उसमें लिखा होता है फिजिक्स को ब्रांच है, ये सारे वर्ड्स आपको मसाला वसाला जो भी लगाना लगा दीजिए कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द नेचर एंड इट्स फिनोमेना। तो ब्रांच लगाने के बाद आप ब्रांच लगा दीजिए। मेन जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया फिजिक्स क्या है, वो लॉज है जो इस नेचर में होने वाले सारे फिनोमेना को गवर्न, वो नियम है फिजिक्स। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना है। हो गया, चलिए सेकंड टॉपिक करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है साइंटिफिक मेथड। नोट करेंगे आप लोग। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड हम इसमें स्टडी करेंगे आपकी किसी भी चीज़ को अगर हम फिजिक्स की दुनिया में लेकर आते हैं, आप कोई भी नियम लेकर आ रहे हैं, आप उसको पब्लिश करेंगे, लोगों के बीच में रखेंगे, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनसे होकर वो नियम आपका गुजरना चाहिए और वहाँ पे वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो कौन कौन से मतलब किस तरह का एक तरीका होता है कैसे हम फिजिक्स में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप, ये साइंटिफिक मेथड क्या है हमारा, कुछ स्टेप्स में 1 मिनट सॉरी क्या है फिजिक्स में हमारे ये साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स आप लिखेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड। अब इसको एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या है। मैं कुछ स्टेप्स आपको नोट कराऊंगा, ठीक है, और उन स्टेप्स को आप लोगों को डीपली लिखना है, जैसे कि स्टेप्स के नाम आपको मालूम समझना है क्या स्टेप्स है। देखो फिजिक्स में हमने बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं, न्यूटन साहब की कहानी आपने सुनी होगी कि एप्पल ट्री से वो एप्पल नीचे गिरा, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना वो लगता है। समझते बेसिकली क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें वो है सिस्टमैटिक, ये वर्ड पकड़ लिया, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं इसमें, इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग किसी भी नेचर में होने वाले किसी भी घटना को, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अच्छा ये हो रहा है। मतलब जैसे मान के चलिए ये बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, साउंड होता है। क्यों होता है साउंड? क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पे जो ठंडा स्टॉर्म होता है, वो ठंडा स्टॉर्म में साउंड उसमें होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें एक करंट वहाँ पे जनरेट होता है। वो करंट क्या होता है, चार्जेस का आपस में टकराना होता है। ये सब हमने छोटी क्लास में पढ़ा दिया। तो बाकी अगर डिटेल में पढ़ना तो उसको 12th में दोबारा स्टडी करेंगे क्या होता है लाइटनिंग के बारे में। मतलब होता क्या है सिंपली कि वहाँ पे चार्जेस आपस में टकराते हैं, उन चार्जेस के टकराने से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और वहाँ साउंड होती है। तो हम क्या करना है, हम देखते हैं अच्छा ये रीज़न हो सकता है। हम क्या करेंगे उसके विषय में कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और कुछ मतलब एक तरह से अंदाजा लगाएंगे, एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में इसमें ये कारण हो सकता है। ठीक है, पहला काम क्या है, सबसे पहला काम इसका यही है कि जो फिनोमेना हो रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से आप इसे ऑब्जर्व करो, देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप इसमें क्या है, दूसरा स्टेप होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करके देखना उस चीज को, जो आपने नेचर में होता हुआ देखा वही आप अपनी लैब में जाके करके देखना, वही सारी सिचुएशन प्रोवाइड कराएंगे। क्लाउड्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बन जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाएंगे, उनको दौड़ाएंगे काफ़ी तेजी से, मतलब उनको उनके अंदर एयर ब्लो कराएंगे। तो क्या होगा, वो आपस में टकराएंगे, हम उसमें हल्का सा मोशन क्रिएट करेंगे जिससे कि रेन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी सिचुएशन आसमान में बन सकती है उन सभी को हमने लैब में करा देंगे। डिफरेंट वैल्यूज पर चेक करेंगे हम लोग कि भाई इतनी वैल्यू लगा रहे हैं तो क्या होता है, उस पूरे फिनोमेना को हम अपनी लैब में भी करके देखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है हमारी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, तीसरी स्टेप देखते हैं क्या होगा। अब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पर मान लीजिए आपकी लैब में आपको जो है ठंडा स्टॉर्म और
दिए गए। ठीक है, एक उदाहरण है, ये इसकी थ्योरी नहीं है जो बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लैब में थंडरस्टॉर्म जो जनरेट होना था वो हो गया ना। अब आप क्या देखेंगे भाई, थंडरस्टॉर्म जनरेट हुआ, आपने क्या क्या किया, आपने कुछ जो है एयर की स्पीड को बढ़ाया होगा ना, क्लाउड्स में रेन मतलब वेपर की मात्रा जो होती है, वेपर का अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ाया होगा, तो बहुत सारी क्वांटिटी आपने चेंज कर करके देखी होगी, इसकी वैल्यू इतनी करी, इसकी वैल्यू इतनी करी, तब जाके थंडरस्टॉर्म हमको मिला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप होगा हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग हम क्या करेंगे, हमें जो एक्सपेरिमेंट में लैब में करना था वो कर लिया, अब उसमें डिफरेंट वैल्यू को हम चेंज कर देखेंगे, इस वैल्यू को चेंज करें तो थंडरस्टॉर्म कितना सुनाई दे रहा है, कितने डीबी का साउंड, हमारे साउंड का जो होता है नापने का वो डेसिबल में नापते हैं, पता होगा आपको, 9th में स्टडी किया हुआ, तो कितना हम लोग किस वैल्यू को रख रहे हैं कि आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, इनपुट कितना दे रहे हैं, तो कितना साउंड हमको आ रहा है, कितनी लाइटिंग हमको दिखाई दे रही है, कितनी लुमिन की लाइटिंग नजर आ रही है, मतलब हम अपने इनपुट को चेंज कर करके बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे, बहुत सारे आउटपुट निकालेंगे। वेट अ मिनट, सॉरी अगेन, साउंड सिस्टम ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो बात समझते ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, जो इनपुट हमारा उस इनपुट को चेंज कर करके बार बार इनपुट हम चेंज करेंगे, एयर की स्पीड बढ़ाएंगे ना, क्लाउड्स के अंदर वेपर का अमाउंट बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज करेंगे, इस तरह से चेंज करके देखेंगे कि रिजल्ट हमें क्या क्या मिल रहा है, कितना इनपुट देने पर कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना इनपुट देने पर कितना आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद क्या, ये तीसरा जो पार्ट है ना, ये वही है, अलग अलग वैल्यू देने पर कितना आउटपुट आपको मिल रहा है वो हम चेक करेंगे। द फोर्थ पार्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट ये होता है। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसके बाद उन सारे इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन आता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाइए, बहुत सारी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हो, फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है, ये बात समझनी। एक्सपेरिमेंट है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंस, फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मैथमेटिक्स जो क्वीन है, अगर क्वीन के बिना किंग नहीं है, एक्सपेरिमेंट है बेसिकली समझाने के लिए कि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं। फिजिक्स जो है अगर कंप्लीट होती है तो मैथमेटिक्स होती है, ये जब तक फोर्थ स्टेप नहीं होगा, आप किसी फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला क्या मैथमेटिकली तो आपने उसको समझाया है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, अब आप इनपुट और आउटपुट के बीच में आप एक रिलेशन बनाएंगे, तो मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे, उसको बोलेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बोलते हैं। एक आपने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, उसको बोलेंगे तो मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक मैथमेटिकल मॉडल आपने प्रोवाइड कर दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, और एक क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़े हैं आपने, v = u + at, s = ut + r, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आई, ऐसे ही आई थी, ऑब्जर्व किया गया चीज़ को, अच्छा इतनी देर में आ रही है, इतनी देर में जा रही है, स्पीड बढ़ाओ उतना टाइम लग रहा है पहुँचने में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रीजनिंग करके देखी, तब जाके क्वेश्चन ऑफ मोशन मिले हैं। मैथमेटिक्स के जरिए आपका डेरिवेशन किया भी होगा, अभी भी 11th में कैसे करेंगे, v = u + at, सबका डेरिवेशन हम करेंगे दोबारा पर अच्छे तरीके से। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया। अब आपने 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो इतनी स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 सेकेंड तक उसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड हुआ किया हमने इतना, तो कितनी इसकी स्पीड हो जाएगी। तो क्या इस चीज़ को हम एक्चुअली करके देखेंगे? नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम आप अब जो है अपने फॉर्मूले के बेसिस पर भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी मतलब आप बताओगे कि देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है तो इतना हो जाएगा, मतलब कुल मिला के जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कराते हैं, हम उसमें बता देंगे कि अगर आसमान में क्लाउड की स्पीड इतनी होगी, क्लाउड उतनी तेजी से अगर टकराएंगे तो कितने डीबी का साउंड जनरेट होगा। तो क्या एक्चुअली हम क्लाउड को आसमान में करा के देखेंगे? नहीं, हम एक भविष्यवाणी कराएंगे। हम ये बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये रिजल्ट आएगा, अपने फॉर्मूले के बेस पर आप एक रिजल्ट देंगे। तो 5 स्टेप है हमारी प्रेडिक्शन।
प्रेडिक्शन क्या बेसिकली आप बताते हैं कि आप अगर ये सिचुएशन होगी तो ये रिजल्ट मिलेगा, आप अवश्य बताते हैं। प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर फ्यूचर। एक फिजिसिस्ट है भी, क्योंकि एक्चुअली फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है, जापानी फिलोसोफर है, उन्होंने कहा भी है कि अगर आप फ्यूचर जानना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर को समझना चाहते हो तो फिजिक्स को समझो, क्योंकि फिजिक्स ही फ्यूचर बताती है, फिजिक्स ही फ्यूचर बनाती है, दोनों चीजें। हाँ, नंबर 6 पार्ट प्रेडिक्शन तो आपने कर दी, भविष्यवाणी तो कर दी, अब उसको करा के देखेंगे फिर से मतलब जो भी आपने फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला के हिसाब से आपने जो प्रेडिक्शन किया, जो भविष्यवाणी की, उन सिचुएशन को हम एक बार करके देखेंगे, रियल में करके देखेंगे एक बार, ये चेक करने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला सही है। तो जो लास्ट स्टेप है वो है इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन। अगर फॉर्मूला सही होता है तो मतलब जो वैल्यू आपने बताई आउटपुट की अगर वही मिलती है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला गलत साबित हो जाएगा, तो बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ये हमारा आखिरी स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। समझ में आ गया आपको अच्छे से? पहले आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में करा के देखेंगे, डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट रिजल्ट नोट करेंगे, इतना इनपुट पर कितना आउटपुट मिल रहा है, इतने पर कितना मिल रहा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले के आधार पर आप प्रेडिक्शन करेंगे और फिर अपने उस प्रेडिक्शन को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। वेरिफिकेशन होगा या फॉल्सिफिकेशन होगा। नोट करें, नोट करें, हो गया? चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर। साउंड की थोड़ी ज़्यादा हो गई, कुछ रीजन से हमने अपना ये प्लेस भी चेंज किया यहाँ पर, हमारी इशू हो रही है। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है फंडामेंटल, थर्ड पॉइंट के थर्ड टॉपिक आ जाए, मतलब नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। देखिए दो प्रिंसिपल, इनको हम लोग प्रिंसिपल थ्रस्ट भी कहते हैं, ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं, इनको प्रिंसिपल थ्रस्ट, एनसीईआरटी में प्रिंसिपल थ्रस्ट के नाम से। ये दो बेसिक लॉ हैं, लॉ कहिए या दो तरीके हैं बेसिकली, जो हर फिजिसिस्ट चाहता है कि ये चीजें हो। देखिए फिजिक्स ना बहुत बड़ी है, अभी हम लोग स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो वहाँ समझेंगे कि फिजिक्स कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी फिजिक्स है, बहुत बड़ा फील्ड है फिजिक्स। तो ऐसे में अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग जगह पर आप होने वाले फिनोमेना को अलग अलग थ्योरी से अगर एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। उसको आसान बनाने के लिए, फिजिक्स को ईजी बनाने के लिए हमने दो प्रिंसिपल दिए हैं। इनमें पहला प्रिंसिपल बहुत फेमस नाम है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन, जो नाम नहीं है क्या डाल दिया बम मिसाइल, यूनिफिकेशन। दूसरा है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। नाम से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, बता देंगे। सबसे पहले समझते हैं यूनिफिकेशन को, रिडक्शनिज्म को क्या है। यूनिफिकेशन को, यूनिफिकेशन का मतलब है, देखो बहुत सारे फिनोमेना हमारे नेचर में होते हैं, बहुत सारी घटना होती हैं, इन सारी घटनाओं को अगर हम अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन करें, हर एक घटना के लिए कि बिजली चमक रही है उसके लिए अलग थ्योरी, साउंड आ रहा है उसके अलग थ्योरी, हम बोर्ड पे मार्कर से लिख रहे हैं, ये लिख पा रहा है अच्छे से, इसके लिए अलग थ्योरी, हमारा वेट होना अलग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो फिजिक्स विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक तरीका सभी फिजिसिस्ट ने निकाला है, उसको हमेशा ये चाहते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज को बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत सारे फिनोमेना को बहुत सारी थ्योरीज से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो कुछ ऐसा लीजिए कि जिसमें बहुत सारे फिनोमेना को किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन करना है, मतलब इस नेचर में होने वाले सारे फिनोमेना को कुछ ही थ्योरीज से, कुछ गिनी चुनी थ्योरी दे दें और वो थ्योरीज सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दें, सारे फिनोमेना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। हर फिजिसिस्ट ये चाहता है कि अपने जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको किसी न किसी फंडामेंटल थ्योरी से रिलेट कर सके, किसी ऐसी थ्योरी से, मतलब उसके लिए अलग से नियम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल सबसे पहले यही है, टू गिव
यूनिफिकेशन क्या है हमारा, टू गिव सम थ्योरीज या सम लॉज, थ्योरीज के या लॉज के कुछ ऐसी थ्योरीज देना which can explain all the phenomena, all the phenomena in the nature of या all the natural phenomena, all the natural phenomena, to give some theories which can explain all the natural, कुछ थ्योरी ऐसी देना जो पूरे के पूरे सारे नेचर में जितने फिनोमेना होते हैं सबको एक्सप्लेन कर सके। इसके पीछे एक बहुत बड़े हमारे फिजिसिस्ट रहे थे, 2018 में उनकी डेथ हो गई। आपने नाम क्या सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस नाम सर ने बहुत व्हील चेयर पर रहते थे, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज है, मतलब ब्रिलियंट इंसान, बहुत ब्रिलियंट, ग्रेट। उन्होंने इनकी बहुत सारी बातें हैं स्टीफन हॉकिंस, इनकी एक बुक है जो तुमने बहुत सी, एक बुक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या नाम है उनका? बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ नाम से मालूम पड़ा हर चीज के लिए एक थ्योरी। उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बुक का नाम। बहुत सी बातें मैंने सबको बताई है, लेकिन अल्टीमेटली जाके उन्होंने एक लॉ दिया। मतलब लॉ जो पुराना था, उन्होंने कहा था कि भाई एक ये लॉ है जो नेचर में होने वाले ऑलमोस्ट सारे फिनोमेना पर फिट बैठता है, सारे फिनोमेना, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आप सोचो इतनी सारी घटनाएं प्रकृति में होती हैं, उन सबको किसी एक लॉ से समझाना, इतना ब्रिलियंट इंसान। लॉ इन्होंने नहीं दिया, लॉ पहले का लॉ पहले उन्होंने बताया कि ये लॉ हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। वो लॉ था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग उसको 11th में इसी क्लास में स्टडी करेंगे, बट सेकंड प्रिंसिपल थर्मोडायनामिक्स ब्रांच हमारी रहेगी, उसमें मतलब सेकंड प्रिंसिपल चैप्टर रहेगा, उसमें हम स्टडी करेंगे इसको, थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये वो लॉ था जो इस बुक में बताया गया, जो ये कहता है कि हाँ ये लॉ सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करता है। उसमें मतलब सिंपली आपको देखो ये बताया, बेसिकली हर चीज़ आपकी हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक फ्लो, कभी भी कोई चीज़ लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फ्लो नहीं होती। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और कभी भी आप एनर्जी को या किसी भी मतलब हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करा सकते हैं, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर वो हीट अपने आप चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बात जब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वहाँ पढ़ेंगे, बट फिलहाल बात यह है कि यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन है कोई ऐसी थ्योरी देना जो सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सके। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। फटाफट से रेस करते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। सेकंड नंबर पढ़ते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब हो गया कम करना, रिड्यूस करना, रिडक्शनिज्म। सिलेबस कम करना है क्या? 30% कम करा दी सर, हो गया है। अरे मेरे आप रिडक्शनिज्म समझते हैं। रिडक्शनिज्म क्या है? तो रिडक्शनिज्म का मतलब है आपके पास मान लो कि बहुत बड़ी डिवाइस है, बड़ा डिवाइस है, मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें डिस्प्ले होती है, उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उसके मदरबोर्ड के अंदर आप देखें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे बहुत सारे। अब पूरा मोबाइल फ़ोन को स्टडी करें तो अच्छा ये है मोबाइल फ़ोन, आपको दे दिया भैया तो मोबाइल फ़ोन लो, पकड़ो इसको स्टडी करो मोबाइल फ़ोन, देखो अच्छा ठीक है ये होता है, स्टडी कर लोगे कोई बात नहीं। लेकिन आपसे अगर उसके बारे में, उसके इंटरनल पार्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता पाओगे, तो वो समझ पाओगे क्या है। इससे रिलेशन में मोबाइल फ़ोन क्या है, पूरा एक बड़ा सा डिवाइस है, लेकिन इस बड़े से डिवाइस में छोटी छोटी चीज़ें दे रखी है ना। इसके अंदर कैपेसिटर भी है, क्योंकि कैपेसिटर वगैरह क्या होता है तो आप समझोगे, मैं बस बता दूँ। इसके मदरबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें आप ले लो, इसके अंदर एक प्रोसेसर भी लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, छोटी सी मोटर लगी हुई है, छोटी सी मोटर जरा सी जिससे वाइब्रेशन होता है, स्पीकर कर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है, रेजिस्टेंस वगैरह तमाम बहुत सारे सब पूरा सर्किट बड़ा पूरा मदरबोर्ड। अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब आपको स्टडी को करना है तो क्या करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। अरे आपकी फिजिक्स की पूरी बुक है तो क्या एक बार में लो भैया फिजिक्स पढ़ लो,
इसके अंदर चैप्टर्स बने हुए हैं ना, चैप्टर बन दिए हैं, ये इस चैप्टर में ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। पूरी बड़ी फिजिक्स को, बड़ी सी प्रॉब्लम को एक साथ ना देखकर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में करना और इन छोटे छोटे पार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करना और बाद में उसे कंबाइन करना। क्या है इसमें? आपके पास जो भी डिवाइस है, जो भी चीज़ है, उसको पूरे डिवाइस के एक साथ मत देखो, इसके हर एक पार्ट को सेपरेटली स्टडी करो। अच्छा ये डिवाइस, ये वाला पार्ट ऐसे काम करता है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे काम करता है, अच्छा इसमें जो लगा है इसमें इसलिए लगा है, इस वाले पार्ट का क्या काम है, अच्छा ठीक है, काम मालूम है, काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग स्टडी कर रहे हो तो आप फिर सबको मिलाकर समझ जाओगे आराम से। आप पूरा फ़ोन के बारे में इंटरनली आप जान जाओगे कि आपका मोबाइल फ़ोन जो कैसे काम करता है, हर चीज़ के बारे में। आपने क्या किया, पूरे बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ में सॉल्व करके इसके छोटे छोटे पार्ट्स किए, छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग स्टडी किया और फिर उन्हें कंबाइन किया, रिडक्शन। इसका फायदा क्या होगा, कल देख लेते क्या है। सॉल्व और स्टडी a large problem in some smaller parts। पूरी बड़ी सी प्रॉब्लम को, बड़े से क्वेश्चन को, बड़ी सी कोई भी चीज़ आपके पास को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करना, इंट्रोडक्शन ताकि इससे ईजी हो जाए। आपके से कहा जाए मोबाइल फ़ोन को सीखो, जाके जाओ मोबाइल समझो, मोबाइल तो मोबाइल को समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में समझा जाए दैट विल बी ईजी, क्योंकि वहाँ आप सिंगल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसी का आपको फोकस होगा। हर जगह यही होता है। रिडक्शन आपको समझ आ रहा है, इसका फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा उसका देखो ये कि आपने इसके हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट के बारे में अलग से स्टडी कर लिया है। आपको ये समझ आ गया ये कंपोनेंट क्यों यूज़ किया जाता है, ये कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो आप इस कंपोनेंट को मिलाकर और 2-3 कंपोनेंट्स को मिलाकर एक नया डिवाइस बना सकते हैं। आपको मोबाइल के बारे में जानकारी होगी तो हो सकता है आप टैब बना सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, हो सकता है आप लैपटॉप बना सकते हैं, कंपोनेंट तो वही है ना। अरे रिडक्शन से फ़ायदा ये होगा इन छोटे छोटे कंपोनेंट के बारे में डीपली आपको जानकारी होगी और इनको मिलाकर आप भविष्य में कोई नई डिवाइस बना सकते हैं, भविष्य का निर्माण कर सकते हैं रिडक्शन से। अगर आपको सिर्फ मोबाइल फोन स्टडी किया होता नहीं काम चलता। मोबाइल फोन कैसे काम करता समझ आ जाएगा, लेकिन उसके कंपोनेंट के बारे में आप स्टडी नहीं करोगे तो आप नई डिवाइस को जनरेट नहीं कर सकते। रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन और न्यू इन्वेंशन ऑफ डिवाइस। तो आई थिंक आपको रिडक्शन समझ आ गया होगा, इसे मेज करते हैं, नोट कर लीजिए। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स का कौन सा स्कोप है? टेक्सास 6x, अरे वो स्कोप नहीं है, पबजी से बाहर निकलो। स्कोप क्या है इसका? सुनो, स्कोप में हमको क्या स्टडी करना है, हमको समझना है इसमें कि फिजिक्स के कितने डोमेन, फिजिक्स किन किन क्षेत्रों में आती है। समझिए फिजिक्स कार्य क्षेत्र, वर्किंग एरिया फिजिक्स का। तो बेसिकली जो हमारी फिजिक्स है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट, बेसिकली पार्ट किया। हम इसमें आपको जैसे चैप्टर के लेक्चर शुरू कराया था कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हम 11th क्लास में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, 12th क्लास में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। वो चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट में स्टार्ट होता है। फिजिक्स के बेसिकली 2 डोमेन, डोमेन होता है क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। फिजिक्स के 2 डोमेन हैं। पहला डोमेन होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ये क्या व्यवस्था है? देखो मैक्रो वर्ड मतलब होता है लार्ज, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी, जैसे ये मार्कर हमारा है, हमारी बॉडी है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, वो है, हमने इस मार्कर को ऊपर फेंका है, वापस नीचे क्यों आया, इस सब के बारे में स्टडी करना है। इसको कितने जोर से नीचे से फेंकेंगे, कितना ऊपर जाएगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम जो स्टडी करते हैं वो क्या है हमारा
मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ बड़ी चीज़ है, सन बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, टेनी पार्टिकल्स से बड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो वो हमारे इसमें आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। और जब कभी हम बात करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की बात करते हैं, तो वो हमारा डोमेन आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटे छोटे निगलेस बात। इसमें क्या हम स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस। थोड़ा ज़्यादा छोटा लग दिया तो मैं ज़रा डिटेक्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन लिखा है, एटम लिखा है, न्यूक्लियस है, ऐसे इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना। ये क्या है हमारा, ये है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स। तो एनसीईआरटी में सिर्फ यही दो डोमेन है। इसके अलावा एक तीसरा डोमेन कुछ बुक्स में आता है, किसी में नहीं आता। वो ये कहते हैं कि एटम तो हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक में, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आपके पार्टिकल से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट उनको आप लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक में। कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं जो इन दोनों बीच में होती हैं। अरे कुछ ग्रुप ऑफ एटम है, कुछ एटम का छोटा सा ग्रुप, मॉलिक्यूल टाइप की चीज़, उसे किसी तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, एक अलग डोमेन। कुछ कुछ बुक्स देती हैं, एनसीईआरटी इसको नहीं कहते, एनसीईआरटी के हिसाब से यही डोमेन। तो तीसरा वाला नाम से पूछा जाएगा एग्जाम में, ना ही एनसीईआरटी में लिखा है। बता देते हैं कि मीजोस्कोपिक डोमेन एक तीसरा डोमेन है, जिसमें ये कहता है कि ये डोमेन इन दोनों के बीच वाला है। इसमें आप ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ एटम्स का स्टडी करेंगे। तो बेसिकली फिजिक्स देखो, आप सोचो फिजिक्स कितनी बड़ी है। एक एटम, इलेक्ट्रॉन से लेकर व्हीकल, कार, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फील्ड है इसका, बहुत बड़ा। अब इतने सारे फील्ड में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप सोचो देखो यूनिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट था, जो भी बताया, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, इतने सारा बड़ा फील्ड है इसका। उसको स्टडी करने के लिए आप अलग अलग थ्योरी देखो तो बहुत समस्या है, इसलिए यूनिफिकेशन जरूरी है। वेल, तो आज का हमारा ये यहाँ का जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट मिस होता है। कल हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, तब हम समझेंगे कि आखिर हमें 11th क्लास में क्या स्टडी करना है, 12th में क्या स्टडी करना है, फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में किस तरह इंटर रिलेटेड है। और एक लास्ट टॉपिक हमारा कल के लेक्चर का होगा नेचुरल लॉज इन द फिजिक्स। फिजिक्स के जो लॉज हैं उनका नेचर कैसा है, ये नेचर ऑफ लॉज आप कह सकते हैं। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।